हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय में हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में कुल 28 एजेंडे रखे गए। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू करने का प्रस्ताव पास किया गया। यह प्रस्ताव अब महामहिम राज्यपाल और विधानसभा स्पीकर को भेजा जाएगा। इसके अलावा हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है और इसमें कुल मिलाकर 28 एजेंडाज थे जिनके ऊपर चर्चा हुई। उन 28 एजेंडाज के चर्चा के साथ साथ एक बात जो महत्वपूर्ण है, जो आज हमने विचार कर ली है, फाइनल किया है, जिसको कि इस बार का जो बजट सेशन है 2 मार्च से और शुरू करने के लिए प्रस्तावित किया है। हमारी जो ये प्रस्तावना है ये स्पीकर साहब को, गवर्नर साहब को जाएगी, क्योंकि वर्ष का ये जो पहला सत्र है तो इसमें गवर्नर साहब का भी एड्रेस होता है, राज्यपाल अभिभाषण 2 तारीख को सबसे पहले दिन उन्हीं का अभिभाषण प्रस्तावित है। और बाद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी वो तय करेगी कि उसको बजट सेशन को कब तक चलाना है, कितने दिन चलाना है, ये उनको मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार एक दूसरा विषय कि संस्कृत में आचार्य और स्कूल कैडर में संस्कृत आचार्य एमए और संस्कृत का उसका दूसरा का शिक्षा शास्त्री। तो शिक्षा शास्त्री को हमने पहले माना बीएड का और एमएड के बराबर और आचार्य को एमए के बराबर माना है। तो ये सैद्धांतिक सहमति पहले हो गई थी, आज इसको कैबिनेट में रख करके इसको हमने फाइनल किया है। तो संस्कृत के वो जो आचार्य और शिक्षा शास्त्री हैं उनको कठिनाई आ रही थी संस्कृत के भर्तियों में और प्रमोशन में। अब ये रास्ता उनका सब खुल गया कि उनको भर्तियों में भी, प्रमोशन में भी शिक्षा शास्त्रियों को और आचार्यों को बराबर की एक सुविधा दे दी। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए तमाम कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बजट के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की। चर्चा के बाद सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में हम बजट बनाते हुए सभी पक्षकारों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसी के तहत सभी मंत्रीगण और विभागों के सचिवों के साथ बैठक की गई। हमने सभी विधायकों और सांसदों को भी पत्र लिखकर सुझाव मांगे हैं। मित्रों, पिछले 3 साल से हम बजट से पूर्व या बजट के मध्य में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो भी विधायक सांसद या अलग अलग प्रकार से चर्चा में जिन लोगों को शामिल करना होता है उनको हम बजट तैयार करने के लिए सुझाव मांगते हैं। उनके मूल्यवान सुझाव जो हैं वो बजट के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकें, इसकी कोशिश करते हैं। उसी संदर्भ में इस बार सभी विधायक और सांसदों को पत्र लिखा गया है कि लिखित में वो अपने सुझाव भेजें। लेकिन आज सभी विभागों के हमारे सेक्रेटरीज और साथ में हमारा मंत्रिमंडल सब लोग साथ बैठे और लगभग 3.5 घंटे इस बैठक में हर विभाग की मोटे रूप से नए विषय क्या हो सकते हैं, क्या सुझाव आ सकते हैं, कौन सी स्कीम शुरू की जा सकती हैं, कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। केंद्र का बजट चूँकि घोषित हो चुका है, वहाँ के एस्टिमेट्स, उसमें से भी कुछ चीज़ें ध्यान में आई कि इन चीज़ों को हम अपने यहाँ बढ़ा सकते हैं। नहीं है, अभी इसी कड़ी में और भी कुछ ग्रुप्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स करेंगे, उद्योगपतियों की करेंगे, व्यापार के लोगों करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट की, हेल्थ के साथ जुड़े लोगों करेंगे, एजुकेशन के साथ जुड़े लोगों के करेंगे, सर्विसेज की करेंगे, एग्रीकल्चर की करेंगे। तो ऐसे सभी विभागों के साथ जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उन सबों के साथ हम मंत्रणा, क्योंकि मंत्रीगण और हमारे जो अधिकारीगण वो सब बैठे थे
अपने विभागों में क्या कुछ नया वो कर सकते हैं, क्या नए सुझाव आ सकते हैं, वो सब बताए गए हैं। लेकिन चूँकि ये क्लोज डोर मीटिंग होती है और इसमें बजट की सारी चीज़ें जब तक फाइनल ना हो तब तक वो बताना उचित वैसे भी नहीं है। इसलिए अभी परामर्श बैठकें हैं, परामर्श बैठकों में कोई विषय फाइनल नहीं होता है। इसलिए जो कुछ होगा, जिस दिन बजट के प्रथम दिन या बजट के एस्टीमेट्स प्रस्तुत किए जाएंगे उसी दिन ये सारी जानकारी बताई जाएंगी। बल्कि उसके बाद भी बजट के समय में जो नए सुझाव आते हैं उन सुझावों को भी अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण होता है तो उसको भी एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर इंक्लूड करके उसमें शामिल किया जा सकता है। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर जेजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके मद्देनजर हाल ही में चुनाव प्रभारी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला और राष्ट्रीय सचिव सूबे सिंह बोहरा का नियुक्त किया गया है। आगामी रणनीति तैयार करने के लिए उपरोक्त नेतागण की मौजूदगी में एक अहम बैठक सर्किट हाउस नूह में की गई। जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि जेजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जो जिम्मेदारी लगाई है उसके मुताबिक जिले के पार्टी नेता और पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कैंडिडेट के नाम लिए जाएंगे। मजबूत और संघर्षशील प्रत्याशियों के नाम की एक लिस्ट बनाई जाएगी। ये लिस्ट चंडीगढ़ में 11 फरवरी को होने वाली मीटिंग में रखी जाएगी। चुनावों को गठबंधन के साथ लड़ने और सीट बंटवारे का निर्णय जेजेपी आलाकमान लेगी। पे हमारा दावा मजबूत है और कितनी मजबूती से हमने किन किन कैंडिडेट्स को फील करना है, वार्ड वाइज हमारी क्या तैयारी है, उसको लेकर के आज की मीटिंग बुलाई गई है। जिला प्रधान और बाकी सारे सीनियर लीडर से आज राय मशवरा करके उस पर फैसला करेंगे। अगले 2-3 दिन में जो हम कमेटी आज गठित कर करके जाएंगे वो सारे अपने नाम तय कर करके पार्टी की 11 तारीख से पहले, क्योंकि 11 को मीटिंग यूएलबी की विशन जी की चेयरमैनशिप में हमने बुलाई है चंडीगढ़ में, उससे पहले सारे नाम पहुंचा दिए जाएंगे और उसके बाद पार्टी की हाईकमान फैसला लेगी। जहां तक बात गठबंधन की है, ये फैसला भी पार्टी की हाईकमान को करना है। सीट शेयरिंग कैसे होगी ये फैसला भी पार्टी की हाईकमान करेगी। आज तो हम सिर्फ फील्ड रिपोर्ट लेने के लिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कितनी मजबूती से स्टैंड करते हैं, कौन सी सीटों पर हमारा दावा मजबूत है, वो फैसला करने के लिए आज हम पार्टी के लोगों से बात करने के लिए यहाँ आए हैं। अब बात रेवाड़ी की, जहां अति व्यस्ततम सट्टा बाजार में 2 महीने पहले नगर परिषद की ओर से तोड़ी गई सड़क को एक ही रात में बना दिया गया। नवनिर्मित इस सड़क का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने घटिया निर्माण सामग्री से बनाई गई इस सड़क को लेकर नगर परिषद के अधिकारियों पर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रात ही रात बनाई गई इस सड़क को देखकर लगता है कि नगर परिषद अधिकारियों को सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है, विकास से नहीं। इसीलिए इस सड़क निर्माण क्वालिटी की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बाजार के दुकानदारों ने भी नगर परिषद पर इस सड़क निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा था कि जो म्यूनिसिपल कमेटी के जो ठेकेदार हैं वो सारे बाहर के ठेकेदार आ गए हैं। वो मन मर्जी करते हैं। यहाँ सट्टा बाज़ार में कम से कम जो है पहले तो सड़क को तोड़ दिया और कम से कम 5-7 दिन तक सड़क टूटी रही। मैंने कहा 2 महीने तक टूटी रही सड़क, 2 महीने तक सड़क टूटी रही। उसके बाद मैंने फ़ोन किया तो सड़क जो है रात को 11 बजे आए और सुबह 6 बजे सड़क बना के भाग गए ताकि कोई देखे ना। सारा अब ये रोडियाँ सारी देखें आप बाहर निकल रही हैं, जितने भी सीवर के ढक्कन हैं उन सबको ढक दिया। तो मैंने अभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं गोगिया जी, उनको बोला है। इस सड़क को देखे आप ही देखो जी, रात को शुरू हुई है और रात को सवेरे ही चले गए और सड़क में कुछ नहीं और सीवरेज के सारे ढक्कन बंद है, कोई खुला नहीं और यहाँ गंगा नदी बहती है सुबह सुबह, ये हालात। वहीं कैप्टन अजय यादव ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि 4 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सहयोग से ही सरकार बनेगी, क्योंकि आम जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। वहीं राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण पर भी कैप्टन अजय यादव ने टिप्पणी की। जो है देखिए, 4 राज्यों में तो हमारी सरकार बनेगी। यूपी में हमारी जो है पिछली बार से हमारी जो है प्रदर्शन बेहतर रहेगा और हमारे सहयोग से ही सरकार उत्तर प्रदेश नहीं, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसमें तथ्यों से मैं बता रहा हूँ
क्योंकि इस बार जो है आम आदमी महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से और हर प्रकार से, जिस प्रकार से मोदी जी का कल आपने भाषण सुना होगा, किस प्रकार की असंवेदनशील उनका भाषण था। एक प्रधानमंत्री का भाषण जो है इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करना, मैंने तो कभी किसी प्रधानमंत्री ने ना बेरोजगारी की बात करी, ना किसानों की बात करी, ना छोटे व्यापारी की बात करी, ना जीएसटी की बात करी, जिससे लोग यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पलवल जिला प्रशासन सतर्क हो चुका है। चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती बॉर्डर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल और उपायुक्त कृष्ण कुमार ने करमन बॉर्डर का औचक निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। निर्देशों के अनुसार यूपी बॉर्डर से लगते 5 नाकों से 3 किलोमीटर की परिधि तक शराब ठेका 11 फरवरी सुबह तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला पलवल में यूपी बॉर्डर से लगते 5 अंतर्राज्यीय नाके स्थापित किए गए हैं। शराब तस्करी को पूर्णतः रोकने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं। हमारा जो बॉर्डरिंग एरिया है यूपी से लगता हुआ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट और मथुरा का, इनका हमने पूरा जायजा लिया। हमारे 5 इंटरस्टेट नाके लगे हुए हैं, जिसपे हमने डे नाइट की लिए फोर्स लगा रखी है, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट भी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी हमने नियुक्त करवा रखे हैं उनके ऊपर। और पूरा हमने जायजा लिया है। हम पूरा हम सतर्क हैं और किसी प्रकार की कोई घटना को हम घटित नहीं होने देंगे। और पूरा हमने इस दौरान काफ़ी भारी मात्रा में हमने इलीगल आर्म्स भी बरामद किए हैं और एक्साइज के केसेस भी हमने करीब कोई 100 के करीब हमने जनवरी में रिकवर किए हैं। इलिसिट आर्म्स करीब कोई हमने जनवरी में 50 केसेस हमने रजिस्टर किए हैं, जो हमने लोगों को अरेस्ट किया है इसमें। और गैमलिंग का भी, एक्साइज का भी, और जो हमारा लोकल एंड स्पेशल लॉ हमारा होता है उसमें काफ़ी अच्छी अचीवमेंट हमारी रही है। और साथ ही हमारे सभी नाके हमारे टाइट हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई गलत काम इसमें हम नहीं होने देंगे। शराब ठेकों के लिए आज शाम को 6 बजे से और 10 रात्रि को मध्य और 11 तारीख को सुबह से ठेके खुलेंगे। और 3 दिन के लिए हमारा जो बॉर्डरिंग एरिया है 3 किलोमीटर तक का, उसमें सभी शराब के ठेके बंद रहेंगे। हरियाणा के अंबाला में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब बदमाश पुलिस पर जानलेवा हमला करने में कतराते नहीं हैं। ताजा मामला अंबाला छावनी के सदर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां दिल्ली नंबर की गाड़ी में सवार 2 युवकों को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस कर्मियों को ही गाड़ी से रौंदने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों की अगर माने तो इन बदमाशों को रोकने के लिए 2 राउंड हवाई फायर भी किए गए, लेकिन बदमाश मौके से फरार हो गए थे। फिलहाल इस मामले में तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को एक सूचना मिली थी कि सुभाष पार्क और हाउसिंग बोर्ड इलाका में एक दिल्ली नंबर की गाड़ी में कुछ लोग सस्पेक्टेड घूम रहे हैं। जो इस सूचना पर मैं पुलिस पार्टी लेकर उस साइड में गया था, तो दिल्ली नंबर की गाड़ी थी, इन्होंने पुलिस को देखकर अपनी गाड़ी भगा ली थी। इनका पीछा किया गया और इनको सुभाष पार्क और गोविंद नगर के टी पॉइंट पे हमने घेर लिया था, लेकिन इन्होंने हमें टक्कर मारने की कोशिश करी, कार हमारे ऊपर चलाने की कोशिश करी। इनको हमने काबू करने के काफ़ी प्रयास किए, लेकिन ये बार बार कट मारते रहे। तो मजबूरन इनको डराने के लिए और काबू करने की नीयत से मैंने 2 हवाई फायर किए अपने सरकारी पिस्टल से, लेकिन उसके बावजूद भी ये मौका से भागने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद हमने FIR दर्ज करके इनकी पहचान की और इनको हमने कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के ये 2 लड़के रहने वाले हैं। 4 तारीख को हमने इस मुकदमे में इनको गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन इनका हमने पुलिस रिमांड लिया है और अब ये न्याय की हिरासत। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का कैलेंडर विवाद अभी सुलझा नहीं है। कैलेंडर बदल दिया गया, लेकिन डॉक्टर विनय महला की ट्रांसफर नहीं की गई। इससे खफा किसान और अन्य सामाजिक संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
संगठनों की मांग पर एचएयू ने कैलेंडर तो बदल दिया, लेकिन इस मुद्दे को उठाने वाले डॉक्टर विनय महिला की अभी तक हिसार ट्रांसफर नहीं की है। वीसी के साथ हुई कमेटी की मीटिंग में 2 बातों पर सहमति बनी, जिसमें कैलेंडर को बदलने और डॉक्टर महिला को फिर से हिसार ट्रांसफर करने की बात थी। एचएयू ने सोमवार को नया कैलेंडर जारी कर दिया, लेकिन डॉक्टर महिला के ट्रांसफर वापस हिसार नहीं किए जाने से संगठनों में रोष है। वहीं असिस्टेंट साइंटिस्ट डॉक्टर महिला ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में यूनिवर्सिटी के बाहर की कमेटी का गठन करके दोषियों को सजा हो। इसी मांग का दिग्विजय चौटाला भी समर्थन दे चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने कहा कि स्वच्छता हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसे केवल सरकार और प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। हम भी इस मुहिम में संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करें, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रदेश और देश को स्वच्छ करने का सपना साकार होगा। सुभाष चंद्र लघु सचिवालय के सभागार में जिले के सभी ग्राम सचिवों और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सुभाष चंद्र ने जिला परिषद के सीईओ को कहा कि जिले के सभी ग्राम सचिव उनके तहत आने वाले गांव के स्वच्छता अभियान के नोडल अधिकारी होंगे, जो गांव की सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। है कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दोनों ही इस विषय के लिए बेहद गंभीर हैं और निरंतर इस विषय के लिए काम करते रहते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मोटिवेशन से सभी कर्मचारी अधिकारी जिला के इस मीटिंग में पहुंचे और सभी को एक मोटिवेशन दिया गया कि आप अपने अपने क्षेत्र में इस मिशन को सामाजिकता के रूप में लेकर के चलें। एकता का पैमाना है वो अपने से शुरू करें। ये एक मुहिम है और जब हम इसको व्यवहारिक विषय बनाएंगे और जब इसको हम सामाजिक विषय बनाएंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और हरियाणा निरंतर स्वच्छता के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है और अनेक प्रकार के अच्छे रैंक और स्थान हरियाणा ने इस मुहिम में प्राप्त। उधर अंबाला में एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर बिजली कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश भर में 2 घंटे का धरना देकर कर्मचारियों ने सरकार को चेताया कि मांगे न माने जाने पर 22 फरवरी से वो हड़ताल करेंगे। अंबाला में प्रदेश मुख्य प्रवक्ता देवी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में कर्मचारियों ने 2 घंटे का धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एचएसईबी वर्कर यूनियन संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ की जो है 30 दिसंबर को जो है गोहाना में प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। उसमें एक मत से प्रस्ताव पारित किया कि 22 फरवरी की जो हम हड़ताल करेंगे। उसी के एवज में हम सरकार को चेतावनी साथ साथ देते रहते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में हम आंदोलन करते हैं, जिसकी तरज में 28 जनवरी को हमने सब यूनिट स्तर पे उपमंडल अधिकारी के कार्यालय पे और 31 जनवरी को जो है कार्यकारी अभियंता डिवीजन स्तर पे जो है हमने 2 घंटे का धरना दिया, प्रदर्शन किया। और उसी अवज में आज जो है 8 फरवरी को हमने पूरे प्रदेश में जो आज 9 से 11 का धरना है उसको बड़ा कामयाबी के साथ किया है और सरकार को चेतावनी देने का काम किया है कि हमारी जो 22 तारीख की हड़ताल है, जो हमारी मानी हुई मांगे हैं उनको कंप्लीट करके उनको लागू कर दिया जाए, क्योंकि सर हमारी जो असली मांगे हैं वो पुरानी पेंशन बहाली हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। अपनी लंबित मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्करों का धरना आज 63वें दिन भी जारी है। गौरतलब है कि बीते 2 महीने से ज्यादा समय से कुशल और अर्धकुशल का दर्जा और वर्कर को 1500, हेल्पर को 750 रुपए की बढ़ोतरी देने की मुख्य मांग को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर सुभाष चंद्र पार्क में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आंगनवाड़ी यूनियन के जिला प्रधान तारा देवी ने बताया कि 14 फरवरी को करनाल में उनका प्रदर्शन रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर करनाल में बात नहीं बनेगी तो करनाल में महापड़ाव हो सकता है। तो साथ ही कहा कि सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है, जो कि ठीक नहीं। अपनी मांगों के पूरा होने तक वो अपना धरना जारी रखेंगे। जितना टाइम लगता जा रहा है उतनी हमारी बहनें सख्त होती जा रही है। इनमें आक्रोश और ज़्यादा बढ़ रहा है। इनकी आज तक ये है कि
अगर या तो सरकार हमारी सुन ले, नहीं सुनी तो 14 तारीख ने हमारा करनाल में दोबारा महापड़ाव है। हमारी बहनें ने पहले से ही अपनी तैयारी कर ली है अच्छी तरह से। हम आंगनवाड़ी वर्कर जिन्होंने हमें 19 जनवरी को ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमें तुम्हारी सेवा से हटाया जा रहा है। उसके बाद हमारी बहनों के अंदर रोष बहुत ज़्यादा आया और अब भी इस धरने के ऊपर क्यों बैठी है, इसीलिए बैठी है ये कि हम सभी को हाँ करनाल के लिए हम जोर शोर से अपनी पूरी तैयारी करें। हम करनाल जाएंगे वहाँ, जब तक हमारा कोई फैसला नहीं होता तो हम 14 तारीख को अपने जोर शोर से करनाल जाएंगे। हरियाणा की खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबाला में बनिया समाज में आज एक अनोखी शादी देखने को मिली, जिसमें लड़की घोड़ी पर चढ़ी और दूल्हे के घर बारात लेकर गई। वहीं जब इस पर लड़की के पिता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरा समाज को एक संदेश है कि भ्रूण हत्या ना करें, क्योंकि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। लड़कियों को जो मान सम्मान नहीं मिलता वो मिलना चाहिए, और जिस दिन से मेरी लड़की ने जन्म लिया मैंने उसको लड़कों की तरह रखा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मेरे साड़ू ने भी लोगों को संदेश देने के लिए ऐसा किया था। उन्होंने कहा कि लड़कियों को अगर माँ बाप का सपोर्ट मिले तो लड़कियां बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकती हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए लड़की प्रिया ने कहा कि मुझे बेहद ही खुशी हो रही है और शायद ही कभी किसी लड़की के जीवन में ऐसा दिन आता हो कि किसी लड़की की घुड़चढ़ी हुई हो। ऐसा है, जो मेरी बेटी है, जब इसका जिस दिन से बर्थ हुआ है तो मैंने इसको बेटी की तरह ही रखा है। तो बेटी को मैं ज़्यादा वो करता हूँ, तो मगर फ़र्क कोई नहीं है बेटी और बेटे में। मगर आजकल क्या करते हैं, जो लड़के की घुड़चढ़ी होती है, ये आपको भी पता होगा। तो मगर मैंने बेटी की घुड़चढ़ी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? समाज के अंदर हमारे एक मैसेज आए कि जो भ्रूण हत्या हो रही है हमारी, जब लड़कियों को मान सम्मान नहीं मिल रहा, वो मिलना चाहिए। ये मैं सभी समाज, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं हमारे समाज के हैं या बाकी लोग हैं, लड़कियों को इज्जत मिलनी चाहिए। ये मैसेज मेरा सब कहीं जाना चाहिए। तो घुड़चढ़ी मैंने इसीलिए की है, उस बच्ची को मैंने प्यार जो किया है अपने लड़कों की तरह रखा है और वो पूरी उम्र लड़कों की तरह ही उसका मान सम्मान इस घर में। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये दिन शायद ही लड़कियों की लाइफ में कभी आता होगा। मोस्टली लड़कों की ही घुड़चढ़ी की जाती है, उन्हीं का ही सहरा बांधा जाता है, उन्हीं को ही प्रायोरिटी दी जाती है। बट मेरे घर में शायद मेरे मम्मी पापा ने मुझे लड़कों की तरह समझा गया है। जब मुझे लॉ करनी थी तो मेरे लिए हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हो रहे कार्यों का विवरण दिया, तो साथ ही आने वाले बजट पर भी प्रतिक्रिया दी। 2 मार्च से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और कल ही मुख्यमंत्री ने प्री बजट मीटिंग ली है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रदेश के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा। एक तो उनसे जानेंगे कि बजट सत्र को लेकर क्या तैयारियां हैं। दूसरा, कल प्री बजट जो बैठक हुई है, क्योंकि सभी मंत्रियों ने सुझाव दिए हैं, इन्होंने वहां पर क्या सुझाव रखे हैं। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि कल जो प्री बजट बैठक हुई, आपने क्या सुझाव दिए वहां? और सभी मंत्री, मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली है कि बजट में जो सुझाव है और आम आदमी के क्या क्या सुझाव हैं, और हरियाणा रोडवेज के जो सुझाव थे हमने दिए हैं कि हरियाणा रोडवेज को बेहतर किस तरह बनाया जाए और क्या क्या इस रोडवेज में कमी है और बसों की कितनी कमी है, कर्मचारियों की कितनी कमी है। इस सारी मुख्यमंत्री ने सब मंत्रियों से जानकारी ली है। और हमने कहा हरियाणा में जितनी आने वाले समय कोविड के 2 साल के बाद सारी रोडवेज खुलेंगे और खुलने के साथ साथ बसों की कमी ना हो। और हमने बसों की डिमांड की है कि बस में जितनी हरियाणा रोडवेज बसों की जरूरत है उन सब की हम 2023 तक उसकी पूर्ति करने का काम करेंगे। कुछ बसें हमारी ऐसी हैं 2 साल के अंदर जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में अपने एनसीआर में आती हैं, डीजल वाली बसें, तो इसलिए बस ज़्यादा से ज़्यादा हम बसें रोडवेज में परचेज करेंगे 23 में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। मर्सिडीज भी हैं, मिनी बस भी हैं और बड़ी दूसरी बस हजारों बस वो भी हैं। कितनी बसों की कमी है और कितनी बसें जो हैं परचेज करने की योजना है आपकी? अभी हमें सारी बस मिला के मर्सिडीज, मिनी 2000 बसों की जरूरत है और 2023 तक हम चाहते हैं 2000 बस हम
रोडवेज के बेड़े में शामिल करें। और बसें चेसी नहीं लेंगे, बनी बनाई बस लेंगे। मुख्यमंत्री से हम प्रयास करेंगे कि बनी हुई चेसी में समय लगता है, बॉडी बनी हुई, बिल्डअप बनी हुई बस प्रयास करेंगे बनी हुई बस हम लें। क्या उम्मीद है आपको? बजट, केंद्रीय बजट आ चुका है हरियाणा का, क्योंकि विकास का खाका इस बजट में ही पेश किया जाएगा, क्या उम्मीद है? नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम जो आम आदमी तक जरूरत है, जो आत्म व्यक्ति की जरूरत है, चाहे ग्रामीण का है, शहरी क्षेत्र है, पंचायत है या दूसरे महकमे, हर चीज़ को, किसान से संबंधित हर चीज़ को प्रभावित करेंगे भाई, जिन किसानों को भी लाभ मिलना चाहिए। तो ये हैं मूलचंद शर्मा, जिन्होंने कहा कि वर्ष 2022 और 23 में इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं एनसीआर के एरिया में, खासकर सोनीपत, फरीदाबाद, इधर जो बहादुरगढ़ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसों का जो चलन देखा जाएगा, तैयारी की जा रही है। और प्री बजट की बैठक में इन्होंने मुख्यमंत्री को जो सुझाव दिए हैं वो यही हैं कि जो भी बसेस का संख्या कम है परिवहन विभाग में, उसके बेड़े को पूरा किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी इन्होंने कहा है कि बसेस अब जो हैं वे चेसिस ना खरीदकर पूरी बस तैयार जो है महकमा खरीदेगा, ताकि उसे तुरंत सड़क पर लाया जा सके। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।